So मैं एक बार repeat कर देता हूँ recording के लिए. So modern physics, the first chapter is nature of light. There are several theories have been given about the light. The first was the Newton's corpuscle theory, corpuscular theory. So corpuscle means the particles, right? So according to Newton, the light is made up of particles, and the light sources emit particles. Okay. No. Modern physics not like to mug it up. Okay. समझने वाला है, simple होता है. Okay. But याद करने वाला नहीं है. Okay. So light sources emit particles, and इन्होंने reflection and refraction दोनों को explain कर दिया था. Reflection and refraction can be explained. Okay. अब रिफ्लेक्शन के लिए इन्होंने बोला कि जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है. परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन. तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी सरफेस पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कोई पार्टिकल करे तो थीटा एंगल पे आएगा, तो थीटा पे ही जाएगा, राइट? तो दैट इज व्हाई he could prove the angle of incidence in angle of reflection etc. Okay. रिफ्लेक्शन को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट इन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी. पहली गड़बड़ी कर दी कि लाइट सोर्स एमिट पार्टिकल. इफ लाइट सोर्स पार्टिकल को एमिट करेगा सो मास ऑफ सोर्स शुड डिक्रीज, राइट? शुड डिक्रीज, बट ऐसा होता नहीं है. ओके. बट ये रॉन्ग है. ठीक है. तो ऑब्वियसली पार्टिकल तो एमिट नहीं करता है, पहली बात. दूसरी बात, रिफ्रैक्शन में इन्होंने करते करते गड़बड़ी कर दी थी. इनके अकॉर्डिंग लाइट का स्पीड जो होता है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है. ठीक है. हाँ, ये corpuscular theory, CULAR. Okay. So according to Newton, light speed is more in denser medium, which is also wrong. It is also wrong. चलो लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हम लोग. Reflection, perfectly elastic collision. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग.
The second was the Huygens theory. इसके अकॉर्डिंग लाइट जो थी लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, ऑब्वियसली ये जो बोल के इन्होंने कहा ये तो रॉन्ग है, बट इन्होंने वेव फ्रंट की थ्योरी दी थी, आपने पढ़ा ही है लास्ट चैप्टर में, वेव फ्रंट थ्योरी दी। एंड ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो भी फिनोमेना इससे प्रूव कर पाते थे, तो रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली प्रूव हो जाता, रिफ्लेक्शन भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो इससे, राइट। बट इसमें भी मिस्टेक था क्योंकि इन्होंने ये मान लिया था लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। देन आते थे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट इज ट्रू, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ट्रू। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक चैप्टर ही होगा जेईई मेंस के सिलेबस में, ठीक है, इसको मैं ये रहने देता हूं। फोर्थ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने लाइट को कहा लाइट इज मेड अप ऑफ photons, okay, light is made up of photons। अब ये फोटोन क्या होता है अभी इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है, फोटॉन्स है। और इस फोटोन को मानने से बहुत सारा चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम को आप कर सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है इससे। फिफ्थ, ऑब्वियसली जो अभी माना जाता है दैट इज द लाइट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, राइट। और इन्होंने डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला, इनको ब्रॉगली थ्योरी, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इसका मतलब ये फोटोन की तरह भी एक्ट करता है और ये ईएम वेव की तरह भी एक्ट करता है, ओके। Few phenomenon can be explained with the help of EM wave nature. Few phenomenon can be explained with the help of photon theory. Wave nature से आप क्या क्या कर सकते हो? You can explain the diffraction, polarization, etc. ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। फोटोन से अभी जस्ट लिखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। चलिए लिख लीजिए। Then we will read about the photon nature, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फोटोन पढ़ना आपको डिटेल में, लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने पीईई लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इसे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर इस मॉडर्न में ही पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ना, वहां पे हीट में, वहां भी फोटोन ही मानते हैं हम लोग, राइट। या एमिशन पढ़ा होगा ना, लाइट एमिट करती है, एंड ऑब्वियसली दैट इज एक्सप्लेन विद द फोटोन थ्योरी, राइट। यस,
यहाँ लिख देता हूँ आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप फोटोन से एक्सप्लेन कर सकते हो। This is modern physics, not this chapter. The whole unit has the very large weightage, okay, and it is going to be the simple thing. So आप मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं इसमें। लाइक मेंस में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आते हैं। हाँ, फोटोन पार्टिकल नेचर है, बट ऐसे मास वाली पार्टिकल नहीं होती। आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। अभी फोटोन ही पढ़ना है हमें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे या फोटोन, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे हम लोग। तो मैं लिख सकता हूँ लाइट इज so light is made up of photons। आप कह सकते हो क्वांटम ऑफ लाइट इज फोटोन। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? कोई भी चीज जब एक ही चीजों के रिपीटेशन से बनी हुई होती है तो उसे हम लोग क्वांटम कहते हैं। तो लाइट जो है बहुत सारे फोटोन से मिलके बनी होती है, राइट? लाइट किससे बनी होती है? बहुत सारे फोटोन से बनी होती है। ठीक है, गॉट इट? तो फोटोन होता क्या है? इट इज द एनर्जी पैकेट। ये होती है एनर्जी पैकेट। ओके, आगे लिखते हैं। फोटोन का मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं। फर्स्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन सपोज मैं इसे P से लिख दूं तो आप h बाय लैम्डा होता है। ओके, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? h बाय लैम्डा। व्हाट इज h? ऑब्वियसली h इज प्लैंक्स कांस्टेंट which is equal to 6 point, ये तो पता ही होगा वैल्यू, 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, सेकेंड पॉइंट मान लीजिए फर्स्ट लिख दिया। सेकेंड, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये सब पहले से आता होगा। एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी और hc बाय लैम्डा आप कह सकते हैं। ओके, और इसको आप चेक करिए तो P इंटू सी भी लिख सकते हैं। h बाय लैम्डा को C तो P इंटू सी लिख सकते हैं, राइट? So this is the energy of photon. What is C? F is frequency of light, h is Planck's constant, c is the speed of light in vacuum, lambda is the speed of wavelength of light in vacuum, p momentum of photon, and c is the speed of light, right? Yeah. चलिए इतना लिख लीजिए पहले आप।
No, I've just given you the, there's no explanation. I've just written the facts. Okay. These are the facts. And one thing means आप first नहीं जानते हो, second point तो आप जानते ही हो. Momentum photon is given like this, h by lambda. And energy आप पहले से जानते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. थर्ड मैंने आपको टर्म लिखा था, याद कीजिए. लाइट इज क्वांटाइज्ड. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? इसका मतलब होता है कि सेम चीज के रिपीटेशन से कुछ चीज बना हो तो आप उसे लाइट कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड. तो व्हाट इज द क्वांटम? आप कहेंगे क्वांटम ऑफ लाइट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटॉन. Okay, smallest unit of light is, yeah, integral multiple. Yes. So light is quantized means light is made up of the smallest unit of light is photon. So मैंने आपसे पूछा energy of light क्या क्या हो सकता है? Energy of light. Can I write energy of light is 3h into frequency? Is it right or wrong? 3hp SF. Right हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या मैं 2.5 hf लिख सकता हूँ? नो, ऑब्वियसली नहीं लिख सकता. राइट, दिस इज रॉन्ग. तो आपको समझ में आएगा लाइट इज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज फोटॉन, और स्मॉलेस्ट यूनिट को आप कह सकते हैं क्वांटम ऑफ लाइट. यहां तक ठीक है. फोर्थ पॉइंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन जैसा कोई रूल नहीं होता है. कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है. अब मैं लिख दूंगा नॉट वैलिड. इसका मतलब क्या है? फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है किसी भी जगह से, कहीं से एमिट हो सकता है. राइट, तो आप किसी भी सिस्टम में आप फोटोन को कंजर्व नहीं करेंगे. राइट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. इज जीरो. इसका मीनिंग हो गया कि आप मास नहीं लेंगे फोटोन का, पार्टिकल की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, बट इट हैजंट एनी मास. इसके पास कोई मास नहीं होता. राइट, फोटोन के पास कोई मास नहीं होता. ये एनर्जी का पैकेट है जिसकी मोमेंटम डिफाइंड है, एनर्जी डिफाइंड है, फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, वेवलेंथ डिफाइंड है, मोमेंटम भी डिफाइंड है. राइट, बट इसके पास कोई मास नहीं होता. जबकि हम लोगों ने जब पार्टिकल पढ़ा था, मींस 11th में आप पढ़े होंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है. राइट, तो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का जो होता था मास इंटू वेलोसिटी होती थी, और यहाँ लाइट का h by lambda होता है. ओके, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. हाँ, इट इज डिफाइंड. सो अब आगे देखोगे जब लाइट में सरफेस पे कॉलिजन करके वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, इट विल पुट फोर्स ऑन द सरफेसेस. ओके, तो इसके बाद ही समझा गया कि ओके इसके पास मोमेंटम होता है. जैसे एक सरफेस लूंगा मैं, यहाँ से लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी. राइट, इट विल पुट फोर्स ऑन द सरफेस. राइट, और ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे मोमेंटम की चेंज हुई होगी, तभी इस पे फोर्स लग सकता है. राइट, तो इसके बाद साइंटिस्ट को लगा ओके ओके लाइट फोर्स लगा सकता है. राइट, सरफेस पे. ओके, तो देन दे डिस्कवर दैट कि नहीं, इसकी मोमेंटम भी होती है विदाउट हैविंग मास. ओके, इसलिए ये यूनिक चीज है. चलिए, हो गया, ये हो गया सिक्स्थ. अब आप ये सब जानते हैं, ट्रेवल स्पीड लाइट चलती है, फोटोन travel in straight line.
within the medium. Obviously, speed of photon will be equal to speed of light. Is equal to speed of light. अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो फोटोन की स्पीड भी अलग होती है. जैसे c by mu लिख देता हूं मैं, where mu is the refractive index. Index of medium. Can that force be calculated because magnitude will be very? Yeah. We have lots of sensitive devices now. Okay, so we actually can calculate the force. ठीक है, but although that is going to be very less, वो बहुत ही छोटा होता है force. तो आप ऐसे हमारे जो कॉलेज के सेटअप में you can't calculate the force. Okay, but आप बहुत ही sensitive जो अच्छे लैब होते हैं वहां पे कैलकुलेट किया जाता है, तभी तो ये सब कॉन्सेप्ट बना होगा, राइट? आप इतना समझ सकते हैं. ओके, चलिए इतना तो पहले लिख लीजिए. क्लास में हमारे प्रैक्टिकल होगा, ये वाला प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होगा. आप प्रैक्टिकल का जब देखेंगे, प्रैक्टिकल के सिलेबस में ये सब सारे सिलेबस में नहीं आएगा. आपके प्रैक्टिकल में आप प्योर फिजिक्स ये नहीं. हाँ होगा ना, आपको बुलाया जाएगा, राइट? अभी तो शायद कॉलेज के बारे में आप पूछना, वो सब बताएंगे आपको मैडम लोग, वहाँ मैनेजर जो होंगे ना, वो बताएंगे आपको ये सब. हाँ, स्ट्रेट लाइन विद photons travel in straight line within the medium. वेरी गुड. मैं एक ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ. नाउ टेल मी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. सपोज मैंने ऐसा लिखा, एक इंटरफेस है, इसके इधर एयर है, इसके इधर ग्लास. इंटरफेस की दूसरी तरफ ग्लास. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.5. ओके, और मैं बात कर रहा हूँ एक फोटोन की. इसकी एनर्जी यहाँ पे E है. ये क्रॉस करके इस मीडियम में आ रहा है. यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे इसकी मोमेंटम जो है, मोमेंटम सपोज मैंने लिखा h है, तो यहाँ पे इसकी मोमेंटम क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? सो फर्स्ट एनर्जी के बारे में बताइए. व्हाट वुड बी इट्स एनर्जी? यहाँ पे एयर में इसकी एनर्जी E है, तो ग्लास मीडियम में जाएगी तो इसकी एनर्जी का क्या होगा? E by mu. एनर्जी विल बी, अभिनव का एनर्जी इज E, मोमेंटम इज mu h. ओके, ध्वनि बोल रही है एनर्जी E रहेगा. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाई एनर्जी विल बी E? व्हाई एनर्जी विल रिमेन E? यहाँ पे एनर्जी E है, तो यहाँ पे भी एनर्जी E ही क्यों होगी? इफ यू आर टेलिंग दिस. या कुछ बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है. या सी, आप जानते हो एनर्जी को मैंने क्या लिखा था? HF लिखा था, राइट? HF लिखा था. ये फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स.
depends on source. It does not depend on medium. On medium. Okay. जबकि हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, राइट? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c बाय म्यू होती है। वैसे ही वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है ऑफ लाइट वो लैम्डा बाय म्यू होती है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पे चेंज नहीं करता। ठीक है, आप कह सकते हैं सर sc बाय लैम्डा लिख दूं तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये v जो यहाँ v लिखेंगे हम लोग फिर वहां पे, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट भी c बाय म्यू हो जाता है और लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, फिर से ये hf रह जाता, इसकी एनर्जी सेम ही रहेगी। यस यस सही है, लोग ज्यादातर लोग सही बोल रहे हैं, बट मोमेंटम तो h क्या होता था? मोमेंटम, और सॉरी मैं h लिख दिया, यहाँ p लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। राइट, सपोज मोमेंटम को यहाँ पे मैंने p लिखा था, p लिखा था, तो ये p बाई म्यू हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम जो होता है हमारा h बाय लैम्डा होता है, राइट? यहाँ पे h बाय लैम्डा लिखता, यहाँ मुझे h बाय लैम्डा बाय म्यू लिखना होता। ओके, दैट इज म्यू, सॉरी p म्यू होगा, सॉरी मैंने p बाय म्यू क्यों लिख दिया, p इंटू म्यू होगा। ओके, सो दीज आर आवर आंसर। या चलिए लिख लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल सी बात थी ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट था? वेट, सेवेंथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। एट्थ पॉइंट इज लाइक, आप जानते हो चार्ज ऑन फोटोन इज जीरो, राइट? चार्ज ऑन फोटोन इज जीरो। सो फोटोन और लाइट, हम लोग कह सकते हैं फोटोन और लाइट will not be deflected by electric field or magnetic field or magnetic field. Okay, simple है। चलिए ये लिख लीजिए, फिर एक दो कुछ और बातें कर लेंगे हम लोग। हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग जानते थे एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्डा, है ना? h और c की वैल्यू आप लिख सकते हो, राइट? तो सपोज इसको लिखा 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
लैम्डा आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, राइट? लैम्डा किसी भी यूनिट लिख सकते हो। इसको आप ऊपर वाले की यूनिट में चेंज कर सकते हो, राइट? यूनिट में चेंज कर सकते हो, राइट? इफ आई चेंज दैट यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये देखो, जूल सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। जूल इंटू मीटर को हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट? उसको कन्वर्ट करते थे, यहाँ लैम्डा लिख दिया। सो इफ मैं उसे सॉल्व करता तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाता है। ऑलरेडी आपने ये पढ़ा होगा। जैसे आप जानते होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, राइट? एंड 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10 मीटर होता है। बस कुछ नहीं किया, मैंने यूनिट कन्वर्जन कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आप जानते हो कि लैम्डा आपको ज्यादातर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में दिया जाता है। ऑब्वियसली मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम वाले में लिखूंगा, डायरेक्ट मेरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और मान लो मेरे ऑप्शन में एनर्जी जूल में लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देंगे इसी फॉर्मूला का यूज करके, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल होती है, उससे मल्टीप्लाई करके जूल में भी आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझा ये। सिंपल। और ये आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब। चलिए इसे भी लिख लीजिए। हाँ, ये जो बॉक्स लिखा है इसे याद रखना आप, ये वाला बॉक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आता है ये वाला बॉक्स। आप बॉक्स को याद रखिए, इस बॉक्स को। हाँ, केम में आपने किया है, बिल्कुल। या हाँ, दिस इज वेरी वेरी कॉमन फॉर्मूला, राइट? चलिए, हम लोग ये फोटोन का ये बेसिक स्टडी कर लिया। अब हम लोग चलेंगे इस फोटोन के कारण जो किसी सरफेस पे फोर्स होता है, फोर्स होगा तो वहां पे प्रेशर भी होगा, राइट? तो और फोर्स एंड प्रेशर की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रेशर एंड फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको इंटेंसिटी समझा देता हूँ, जो ऑलरेडी हम लोगों ने वेव में पढ़ा था, अभी वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी आई। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ पॉइंट सोर्स की। सपोज पॉइंट सोर्स है, इसकी जो पावर है पी वॉट है, ऐसा पावर दिया हुआ है। एक पॉइंट सोर्स ले लिया और इसके चारों बगल मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे, जो मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च बराबर जला हुआ, हमेशा जला हुआ है, हमेशा जला हुआ है, ठीक है? तो कैन यू इफ इससे यूनिट टाइम में कितनी पावर निकल रही है? पी वॉट। इजंट इट? स्फीयर से एनर्जी पर यूनिट टाइम पी ही हो जाएगा, जो पास कर रही है वो पी होगी। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? राइट? जितनी भी एनर्जी निकल रही है सब इससे पास कर रही होगी, है ना? यस सर, पी हो गई। अच्छा, ये सपोज इसकी रेडियस सपोज मैंने आर ले लिया है, तो इसकी सरफेस एरिया जो होती, सरफेस एरिया वो हो जाती 4πr²। कैन यू सी दैट दिस एनर्जी जो इससे जो पास हो रही है वो यूनिफॉर्मली हर एक एरिया से बराबर पास हो रही होगी, राइट? सिमेट्रिकल है। तो हम लोग कहते हैं, एक टर्म निकालते हैं इंटेंसिटी। सो आई विल राइट इन व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पी थी और एरिया थी 4πr²।
तो इंटेंसिटी होगी ये, इसका मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये पॉइंट्स उसके बारे में मैंने बात किया। चलिए इसे लिख लीजिए। P is the पावर देखो, इसलिए मैंने यूनिट जानबूझ के लिख दिया पावर, P वॉट। ओके, सेकेंड सपोज मैं लीनियर सोर्स ले लूं, लीनियर सोर्स, इसकी भी पावर P है, सपोज पावर इज P। सपोज ये लीनियर सोर्स है और इससे लाइट निकल रही है, तो आप जानते हैं इसमें जो भी लाइट निकल रही होगी वो सब इस सिलेंडर पे पास होगी, राइट। सपोज ये सोर्स P वॉट का है, मैंने पूछा इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितनी एनर्जी यूनिट टाइम में पास हो रही है, आप कहेंगे सर P पास होगा, है ना। ओके, यस। सपोज इसकी डिस्टेंस यहां से आ रहा है तो वो सिलेंडर की रेडियस हो गई। सपोज इसकी लेंथ L है, तो मैं पूछता इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, तो आप लिख देते सर एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू सरफेस एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो P हो गई, और सिलेंड्रिकल सरफेस की एरिया क्या होती है 2 पाई R इंटू L, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस सिलेंड्रिकल सोर्स से दूर जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, सिंपल है, लिख लीजिए। अच्छा, याद है आपको इंटेंसिटी को मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R। ओके, बट यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड तो डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। आते हैं हम लोग प्लेनर सोर्स के बारे में, और आप देखोगे आगे चल के हमारा जो मेन क्वेश्चन होगा, एवरीवेयर आई विल टेक द प्लेनर सोर्स। ओके, थर्ड इज प्लेनर सोर्स। सपोज ये मेरा एक प्लेनर सोर्स है लाइट का, ओके, और मैंने आपको किसी पॉइंट P पे, सॉरी किसी पॉइंट O पे, एक मिनट से, ओ लिखा नहीं आपने, वेट मैं खोल कर देता हूँ। चल लिखिए,
आई होप लिख लिया होगा, आगे बढ़े। हम लोग आ जाते हैं प्लेनर सोर्स के बारे में। टू मिनट्स अभी लिखा नहीं, अभी इतना स्लो, फास्ट लिखिए। या नेक्स्ट टाइम, हाँ जो भी आप स्लो हो थोड़ा फास्ट लिखो, ओके। सो दूसरे का टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्लेनर सोर्स, और मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना, जिसको लिख कुछ छूट जाएगा तो एक बार देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगा। सपोज ये प्लेनर सोर्स है, इसकी पावर जो है ये पी है। ऑब्वियसली जो भी लाइट होगी इससे ऐसे जा रही होगी। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सर्कल बना दिया। इस इमेजिनरी सर्कल से पूछूंगा मैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी जा रही है। आपको वो सर पी जा रहा होगा। फिर मैं पूछा इस सर्कुलर सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है। अब तो समझ में आ गया होगा। सपोज इसकी एरिया मैंने ए ले लिया, एरिया ए है, तो आप सब कहोगे सर पी बाई ए हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी, राइट। अब आप देख रहे हो इससे कोई भी डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर लिखा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, राइट। सिंपल है। ये सोर्स से कितनी डिस्टेंस पे है ये सरफेस, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट। तो आप ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के इस प्लेनर सोर्स के बारे में ही करेंगे। चल लिख लीजिए। हाँ आप देखो ना, जो भी आप सोचिए कि इससे जो भी फोटोन निकल रहा है यूनिट टाइम में, सब इससे पास कर रहा होगा लगातार, बार 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 बार। तो इससे पूछता मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी पास होगी, तो सर जितनी निकलेगी इधर से उतनी सब पास होगी, तो मैंने पी लिख दिया। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया। इसकी एरिया ए लिख दिया, इसकी एरिया ए है, इसकी भी एरिया ए होगी, राइट। आप लिख देते जो भी पावर अपॉन एरिया लिख लेते, दैट इज द इंटेंसिटी। दिस इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन दिस आर। इस सोर्स से कितनी दूर पे है, इसमें कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि इट विल नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, विल नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स, जबकि पॉइंट सोर्स एंड लीनियर सोर्स में वो डिपेंड कर रहा है। चलो आई होप हो गया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करो।
सपोज ये मेरा लाइट का सोर्स है, ऑब्वियसली प्लेनर सोर्स मैंने लिया है, इसकी पावर p है। इससे जो लाइट निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ओके, ये मैंने बना लिया और मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस ले लिया। मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग दिस सरफेस इन यूनिट टाइम, सरफेस इन यूनिट टाइम, आपको ये बताना है। चलिए सॉल्व करेंगे आप लोग। या राइट, बिल्कुल अपने आप आपने राइट बोला है, वेरी सिंपल। अभी देखो, इससे जो एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही थी, एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ जो थी, यहाँ भी वही होगी, ये P थी, तो इससे भी एनर्जी पर यूनिट टाइम P होगी, पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू P। मैंने पूछ लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैं पूछता एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, आप लिख देते SC बाय लैम्डा। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स passing through that area per unit time will be equal to P upon HC by lambda। तो ये हो जाएगी P lambda by HC। सिंपल यूनिटरी मेथड। राइट, सिंपल है। अच्छा, मैं इसी से पूछता कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम क्या है, एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम, यही हो जाता। आप लिखते P lambda by SC। सर जो भी फोटोन यहाँ निकल रहा है सब इससे पास हो रहा है। ओके, या आर यू ओके विद दिस टू थिंग? यहाँ पे एक टर्म होता है, मैं लिख देता हूँ नोट, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू सरफेस, सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। राइट, मीन्स मैं इस केस में फोटोन फ्लक्स पूछता सरफेस से, तो इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, सॉरी एरिया इसकी ए है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या लिखते हैं, P lambda अपॉन HC इंटू ए। राइट, आई होप समझ में आया। इसको लिख लीजिए, जिसको लिख लिया। डन। अब एक टर्म होती है फोटोन डेंसिटी।
इसका क्या मतलब होगा? फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैसे निकालोगे? फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी ऐसे समझिए, ये मेरा सोर्स है और ये मेरी सरफेस है, इसके बीच में सब जगह फोटोन भरा हुआ है, राइट? तो आप देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे जो भी फोटोन यहाँ से क्रॉस कर रही अभी, है ना, एक मिनट ध्यान समझना आपके, मान लो स्पीड ऑफ लाइट c है, तो c इंटू टी, ये लेंथ मैंने लिया, लेंथ c इंटू टी, इसमें जो भी फोटोन होगा वो t टाइम में इससे पास कर जाएगा। आर यू ओके विद दिस? स्क्रॉल अप द बिट, वेट, फास्ट लिख लो आप। आई विल रिपीट, जस्ट किसी को लिखना है ऊपर में, लिखने दो फिर मैं रिपीट कर। Yeah, I will repeat it. Okay, done again. इसको समझने से पहले मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि यहाँ पे फोटोन यहाँ से टी टाइम में मैंने t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी तक वेट किया, ओके, यहाँ पे, ठीक है? तो आप देखोगे c स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसके बीच में जो भी फोटोन होगा, ओके, सब का सब इस सरफेस से पास हो जाएगा। c इंटू टी लेंथ तक का जो भी फोटोन होगा सब इससे क्रॉस कर जाएगा, राइट? आर यू ओके विद दिस? है ना? तो चलते हैं, और सपोज इसकी एरिया मैंने एरिया ए मान ली थी, इसकी एरिया मैंने ए मान ली थी, राइट? सो इजंट इट, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम दिख रहा है, वो हो जाती सी टी इंटू ए। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि सरफेस से नंबर ऑफ फोटॉन जो पास हुए वो कितने हैं? जो पास हुए पर यूनिट टाइम, हम लोग अभी जस्ट निकाला था, इफ उसकी पावर p है, पावर इसकी p है, तो p लेमडा बाय एस सी हम लोगों ने किया था, तो पर यूनिट टाइम था। मैं पूछता नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पास हुए इन टाइम t, पास्ट इन टाइम t, तो आप बोलते सर p लेमडा t अपॉन एच सी, सिंपल है। और इसको इससे डिवाइड कर दूं मैं, तो isn't it that would be the photon density? I will write photon density will be equal to p lambda t upon hc into cta, right? अब सिर्फ देखो t से t कैंसिल हो जाता, और हमारा आंसर हो जाता p lambda hc स्क्वायर into a, राइट? और आप ध्यान से देखो, ये फोटोन फ्लक्स जो लिखा था अपॉन c लिख देंगे तो आपका हो जाएगा फ्लक्स अपॉन c, यही है, ठीक है? चलो लिख लो आप इसको। ये सिंपल सिंपल यूनिटरी मेथड वाली चीजें हैं, आप बहुत ही बेसिक लेवल का है। इस एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया, ये जो आपको सर्कुलर एरिया दिख रहा है उसकी एरिया, है ना, सर्कुलर एरिया,
डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग सब सॉल्व कीजिए। सपोज देयर इज अ सोडियम लैम्प और उस लैम्प से जो वेवलेंथ बाहर आ रही है उस लैम्डा की वैल्यू है 6200 एंगस्ट्रॉम, ऐसा गिवन है आपको। ओके, तो आपको बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by lamp, और वो लैम्प 64 वॉट का है। ओके, इन 1 सेकेंड क्या होगा? सॉल्व कीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। नो, नॉट 32 कैसे होगा भाई इसका आंसर? यूनिट चेंज करना पड़ेगा आपको ध्यान से। टू इंटू 10⁻20। यस, राइट। पार्थ, आपका आंसर राइट है बिल्कुल। यस, ध्वनि आपका भी राइट है आंसर। या सौरभ आपका भी राइट है। चलो सबका राइट हो रहा है। चलिए सिंपल है। पहले सोडियम लैम्प का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, इससे जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ गिवन है। तो फ्रॉम हियर आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। याद है आप SC बाय लैम्डा लिखते थे, और SC को याद है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम मैंने बोला था, राइट? लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है। इतनी एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल हो जाता, वो हो जाती मेरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इसको जूल में कन्वर्ट करूं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाता है, राइट? दूसरी बात, इन्होंने मुझे क्या दी है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय 64 वॉट इन 1 सेकेंड। इसमें एनर्जी एमिटेड या टोटल एनर्जी emitted by lamp in 1 सेकेंड कितनी होती? वो 64 जूल ही होती है ना, 64 जूल, राइट? 64 वॉट का मतलब क्या होता है? 64 जूल इन 1 सेकेंड, राइट? अब लिख सकता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड डिवाइड कर देता मैं, राइट? इसको
64 जूल से ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से आ जाती 2 इंटू 10⁻20। ये मेरा आंसर हो जाता है। आई होप समझे आपको, बहुत सिंपल है। Yeah. चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं हम लोग। इफ फोटॉन्स आर incident on a surface, so 3 possible things can happen. 3 possible things can happen. क्या क्या हो सकती है? पहला, रिफ्लेक्शन हो सकता है उसका उस सरफेस से। दूसरा, उस फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड तीसरा, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन हो सकता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। फॉर अस, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे आगे चल के इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हम लोग मान लेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, इधर रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं होगा। ट्रांसमिशन कब नहीं होता है? जब आपका जो सरफेस हो 100% रिफ्लेक्टिव हो। आप कहेंगे भाई ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, राइट? यहाँ पे 2 टर्म होते हैं। तो एक होती है रिफ्लेक्टिव पावर, ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? मुझे लगता है हीट एंड थर्मो वाले में पढ़ा होगा, राइट? और इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, व्हाट इज दिस? इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस पर यूनिट टाइम, अपॉन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अब आप जानते हैं एनर्जी और फोटोन बहुत ही रिलेटेड होता है, तो आप कहेंगे फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम अपॉन फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ओके, दूसरा हम लोग टर्म लिखेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर, ए लिख देता हूं, या आप इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट, obviously this will be what? Energy of photons absorbed per unit time upon energy incident per unit time. Similarly, a photon के टर्म में लिखेंगे तो photons absorbed per unit time upon photons incident per unit time. Okay, चल लिख लीजिए इसको।
हाँ यस यस, ए प्लस आर प्लस टी इज वन, तो यहाँ पे टी को नेग्लिजिबल मान लूंगा, तो आप कह सकते हैं ए प्लस आर इज वन। चलिए लिख लीजिए इसे। यस, चलिए आई होप आपका हो गया। यहाँ से हम लोग अब जो मेन पार्ट था जिसके लिए सब पूरा माहौल बनाया गया उस पे आते हैं, प्रेशर एंड फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब लाइट भी फोर्स लगाएगी सरफेस पे, आप देखोगे जब इंसिडेंट होगा उस पर फोर्स लगाती है, उसी की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। तो यूजुअली हम लोग प्लेनर सोर्स लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडिएशन, प्रेशर एंड फोर्स, इसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग कुछ केसेस लेंगे, सपोज केस 1 ले रहा हूं मैं। यहाँ पे मेरा प्लेनर सोर्स है, ओके, जिसकी पावर P है, और इससे जो वेवलेंथ निकल रहा है वो लैम्डा वाला वेवलेंथ निकल रहा है, राइट। इसके सामने में एक प्लेनर सरफेस ऐसा रखा हुआ है, इससे जो लाइट आ रही होगी ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। ये जो मैंने लिखा यहाँ पे केस 1 में मैंने लिखा R की वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली A की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड 0% एब्जॉर्प्शन। आर यू ओके विद दिस? ये समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? अब देखो, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, किसी एक फोटोन के बारे में सोचो, एक फोटोन जो आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा और टकरा के ऐसा जाएगा। इसकी P इनिशियल ऐसा लिख दिया, P फाइनल ऐसा लिखा, तो कैन आई राइट P इनिशियल इज, सपोज नीचे को माइनस लिखो, माइनस h बाय लैम्डा, तो P फाइनल जो होगा वो प्लस h बाय लैम्डा हो जाएगा। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन? मोमेंटम
of one photon. आप कहते 2h by lambda, right? This means this. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम होता क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल. इजंट इट? इसकी डायरेक्शन आप देखोगे तो ऊपर है, तो फोटोन की चेंज इन मोमेंटम जो हुई है ऊपर हुई है, चेंज इन मोमेंटम, राइट? ठीक है, सही है, यहां तक आप लोग सही बोल रहे हो, 2h by lambda. अच्छा ये बताइए, तो फोटोन की मोमेंटम ऊपर चेंज हुई है, इसका कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम? इजंट इट द फोर्स प्रोवाइडेड बाय सरफेस ऑन द force provided by the surface on the photon, right? That is the cause. हम लोग कह सकते हैं ये जो फोटोन था, इस पे सरफेस ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा. एजेंट न्यूटन थर्ड लॉ से कह सकते हैं फोटोन ने सरफेस पे भी नीचे की तरफ फोर्स लगाया होगा. अरे कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, चिल करो. पावर एंड मोमेंटम, मोमेंटम में देखो मैं सब्सक्रिप्ट लिखूंगा IF ऐसा, ठीक है, डोंट वरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एक की मोमेंटम आपको पता चल गई, एक फोटोन. अच्छा, इस पे कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो निकालना था, अभी सीखा ही था आपको. इसकी एरिया सपोज मैंने ए ले लिया है, इसकी एरिया मैंने ए ले लिया है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम? आप कहेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम सर पी आ रहा है, और एक फोटोन का जो एनर्जी है SC बाय लैम्डा है, दिस विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. हाँ बिल्कुल सही है, अभी किया. इजंट इट? जो भी इंसिडेंट हो रहा है सब रिफ्लेक्ट हो रहा है. कैन आई से दैट दिस विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स reflected per unit time, per unit time, right? सही है, यहां तक समझ में आ गया. अच्छा अगला, नेक्स्ट मैं लिखता हूं इधर. अच्छा, इतने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ये है. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, इजंट इट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी द total change in momentum of all photons. Isn't it? That is called as a force. Force by surface on all the photons will be equal to what? यही multiply कर दूंगा, है ना? Force by surface on all photons. This will be equal to P lambda by HC into 2H by lambda. तो वो HS से कैंसिल हो रहा है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग. H से H कैंसिल हो रही है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रही है, 2P by C हो रही है, 2P by C. Okay, this is a force by surface on all photons. Isn't it? This will be the force by all photons on the surface. Okay, पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. पहले इतना लिख लीजिए आप.
So अपने जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो okay, yeah, left hand side I have written that the force by surface on all the photons. You can see that this much of photons, wait, these are the total number of photons incident on the surface, and obviously that is going to be equal to number of photons reflected per unit time. And मैंने ये देखा, this is the total change in momentum of one photon. If इन दोनों को multiply कर रहा हूँ, basically what I am telling you, it is the total change in momentum of all photon per unit time, right? So obviously change in momentum of all photon per unit time can be called as force by surface on all photons. सही है. अब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ लिख दूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या? Obviously this is the force applied by surface on the photons. The photon will apply the same amount of force on the surface. So I will write over here, I will add one sentence: force by photons on surface is equal to 2p by c. Right? Simple है. अच्छा, याद है आपको प्रेशर क्या होता था? प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर? सपोज कोई एरिया ए है, दिस इज द एरिया ए, और इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स ऐसा, ये एंगल थीटा है. व्हाट इज द प्रेशर? नो, नॉट फोर्स अपॉन एरिया. चलो इसमें देखो, ये जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए. या नुपुर, यू आर राइट. अभिनव, आप रॉन्ग हो, और उसके पहले में बहुत सारे राइट हैं. ज्यादातर हाँ, यस यस. Obviously that is what, that is the pressure is was force perpendicular to the surface upon area. So obviously इस question, इस diagram के according F cos theta upon area हो सकता है, right? That is the pressure. Okay, not sin theta. Okay. I hope समझा मैं कैसे define किया. Force perpendicular to the surface upon surface area, right? तो प्रेशर यहाँ पे देखो, जो पूरा का पूरा फोर्स था जो सरफेस पे आ रहा था वो ऐसा आ रहा था. यहाँ पे मैं अलग से डायग्राम, फोर्स जो था ऐसा था सरफेस पे, राइट? और सरफेस ये थी. इजनली यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ही हो जाता. एक्चुअली फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है, बट यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर, ये दोनों सेम बात है. 2p अपॉन c इंटू a, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. यस. नाउ इफ यू रिमेम्बर, isn't it p upon a will be the intensity? Can I write it is 2i upon c, as intensity will be power upon area. If you remember, intensity अभी जस्ट पढ़ाया था. चलिए लिख लीजिए. इस तरह से हम लोगों ने प्रेशर भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये मैंने सॉल्व किया सेकंड, फिर आप हिंट दीजिए मुझे. केस 2. सपोज ये मेरा
सोर्स है, इसकी पावर P है, यहाँ पे सरफेस आ गया और मैंने कह दिया यहाँ पे 100% एब्जॉर्प्शन होता है, 100% एब्जॉर्प्शन। तो आप कहेंगे सर A 1 हो जाएगा और R 0 हो जाएगी, राइट? मतलब 0% रिफ्लेक्शन होता है। देन माय क्वेश्चन इज व्हाट? फोर्स ऑन सरफेस बाय लाइट क्या होगी? फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर भी निकाल लेंगे, प्रेशर ऑन सरफेस बाय लाइट, ये दोनों निकालना मुझे। आप लोग ट्राई करोगे ये या मैं करूं? विल यू ट्राई ऑल दिस? ट्राई करिए हो जाएगा आपसे क्या? या आप राइट हो सुशील, बट सॉल्व करके देखो, एक आप पूरा सॉल्व आपके मन में होगा तो बिल्कुल अच्छी बात। यस यस राइट है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। मैं चलो सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं। यस यस सही है, बिल्कुल सही है, सब सही आंसर लिख रहे हैं आप। चलो मैं भी लिख लेता हूँ फिर। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, अब आप यहाँ में डायग्राम बना लेता हूँ। एक फोटोन आ रहा था ऐसा, P इनिशियल थी इसकी h बाय लैम्डा, और ये एब्जॉर्ब हो गया तो P फाइनल तो 0 हो गया। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? मैग्नीट्यूड बाय h बाय लैम्डा, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू, आप जानते हैं पावर ये है, अपॉन sc बाय लैम्डा कर देते, और isn't it this will be equal to total number of photons absorbed per unit time, क्योंकि सारा का सारा एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगी? पर यूनिट टाइम। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, isn't it that will be the force on the photon by the surface, है ना? अच्छा देखो, P इनिशियल नीचे थी, P फाइनल 0 हो गई, isn't it एक मोमेंटम पे जो एक फोटोन पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है, ऑब्वियसली वो जो फोटोन होगा इस सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट? ऐसा, if you comfortable with this, right? तो force on surface by photons, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, हो जाएगी P lambda by SC into H by lambda। आप देख सकते हैं P upon C हो जा रही है। और आप फोर्स की डायरेक्शन देखिए कैसी है, यहाँ सरफेस पे जो फोर्स है, isn't it वो परपेंडिकुलर है, isn't F is equal to F perpendicular। यहाँ पे प्रेशर लिखना होता तो प्रेशर अपॉन प्रेशर विल बी F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और F परपेंडिकुलर यही है P बाय C इनटू एरिया। अच्छा, P बाय एरिया को आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, सपोज कहीं क्वेश्चन में इंटेंसिटी लिखा हो तो इंटेंसिटी के टर्म में आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझा, ये सिंपल था। यस सर, बिल्कुल लिख लीजिए।
देन आगे चलते हैं, ये तो ज्यादातर बच्चों ने आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी आप फिर से ट्राई करो, आप ही लोग ट्राई करिए। मान लो मैंने उसे केस 3 लिख दिया, मेरे लाइट का सोर्स है, पावर इसकी P है, इसके जस्ट सामने एक सरफेस रखा हुआ है ऐसा। ओके, मैंने कहा यहाँ पे A की वैल्यू A है और R की वैल्यू R है। आप जानते हो A प्लस R इज 1, मतलब फ्यू परसेंटेज इज एब्जॉर्ब एंड फ्यू परसेंटेज रिफ्लेक्टेड, राइट। तो आपको A और R को यूज करना है यहाँ पे, राइट। फिर बताना है फोर्स ऑन द सरफेस एंड पावर ऑन सॉरी प्रेशर ऑन द सरफेस। फोर्स ऑन द सरफेस is what and pressure on the surface is what. Solve कीजिए। P into 1 by R by C. Yes, आपका राइट है सुशील। Yeah, Dhwani, you are also right. Parth, you are also right. Force total is P upon C into A plus 2R. Yeah. Yes, तपन आप भी राइट है, ऑलमोस्ट सब राइट है। चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है। पहले निकालते हैं फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। इंसिडेंट फोटॉन, फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये कितने हैं? अब ये तो जानते हैं हम लोग, P में SC बाय लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं, राइट। एब्जॉर्ब कितने होते हैं? एब्जॉर्ब फोटॉन, फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, आप A से मल्टीप्लाई कर देते, याद करो, P लैम्डा बाय SC हो जाता। वैसे आपको लिखना होता है रिफ्लेक्टेड फोटोन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पर यूनिट टाइम। आप R से मल्टीप्लाई कर देते, P लैम्डा बाय SC। जब यहां देखो एब्जॉर्ब वाले फोटोन में चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होता था? वन फोटोन एब्जॉर्ब वाले में H बाय लैम्डा। तो इसके कारण जो फोर्स होता है, सपोज FA लिख देता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है ना,
तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको दिख जाता टोटल फोर्स बाय द एब्जॉर्ब फोटोन, है ना। देखो H और लैम्डा कैंसिल हो जाता, तो ये क्या हो जाता, AP बाय C, राइट। यहीं पे चेंज इन वन फोटोन क्या हो जाता, 2H बाय लैम्डा, राइट। यहाँ पे फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड जो होता, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, राइट। H कैंसिल होता है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल होता, तो आप देखते 2RP बाय C। ओके, सिंपल है। और टोटल फोर्स क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते आप, सिंपल है। मैं लिखता हूँ टोटल फोर्स F total will be equal to FA plus FR। इस तरह से P by C कॉमन ले लेता तो आप लिखते A plus 2R, और आप मान लो A plus R को 1 लिख लेते तो इसे P by C 1 plus R लिख सकते थे। ओके, एक्सेट्रा। ये फोर्स हो गया। आप गौर करिए, तो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो नीचे ही आ रही होगी, राइट। तो फोर्स टोटल इज इक्वल टू बेसिकली इज एफ परपेंडिकुलर। तो प्रेशर इस केस में सिंपल है, हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला तो था एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और एफ परपेंडिकुलर एफ टोटल एक ही चीज है यहाँ पे। तो P बाय C A प्लस 2R अपॉन एरिया A। P बाय A को आप इंटेंसिटी भी लिख सकते थे, तो I बाय C इंटू A प्लस 2R। सो ये हमारा आंसर हो जाता। अब लगभग सब लोगों ने आंसर राइट किया है, चलिए लिख लीजिए, इसको भी लिखना है। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रिजल्ट याद रख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर इफ रिजल्ट याद कर लेंगे तो तुरंत भी सॉल्व कर सकते हैं, और समझ लिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऑप्टिकल पाथ आपको ज्योमेट्रिकल पाथ में रिलेशनशिप तो बताया था ना, n of the medium into geometrical path upon n of the wherever interference is going to happen। okay, यूजुअली बाहर का मीडियम 1 होता है, तो म्यू ऑफ मीडियम इनटू द ज्योमेट्रिकल पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ, राइट। चलिए हो गया। अभी आप नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर लेंगे वेव ऑप्टिक्स को, राइट। वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल आप लोग सॉल्व कीजिए नेक्स्ट डे। कब तक है, कब है मेरा नेक्स्ट लेक्चर? मे बी ऑन वेडनेसडे होगा, आई डोंट नो। My next lecture to you is on Friday. Okay. Okay, it's on Friday. So you have enough time, right? Tuesday, Wednesday, Thursday, right? So आप Friday तक ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल का आप सॉल्व कर दीजिए। इफ आप में से कोई बच्चा मॉड्यूल सॉल्व कर ले तो वो एससीवी भी जरूर कर लेना चाहिए, है ना। मॉड्यूल और एससीवी तो मिनिमम क्राइटेरिया हमारा, राइट। ओके, तो वो दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली मैंने एससीवी के अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया था, फिर भी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगता है, राइट।
तो आप नेक्स्ट डे हम लोग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अभी मैंने इतना पढ़ाया नहीं है इस चैप्टर में कि आप अभी मॉड्यूल इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाओ, राइट। तो नेक्स्ट डे जब मैं ये पढ़ा लूंगा थोड़ा और, तो देन यू कैन स्टार्ट द मॉड्यूल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आल्सो, ओके, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। चलिए, आई होप आपका एग्जाम फिजिक्स का एग्जाम ठीक ही गया होगा, ओके। आई विल सी द क्वेश्चन, हाउ वाज इट, मैंने देखा नहीं अभी तक प्रॉब्लम कैसे आया था, विल डिस्कस। चलो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, अभी चलेगा, ओके, बाय। हाँ, रेज द हैंड, वेट। या हाँ बोलिए। सर मेरे को ये लास्ट समय एक डाउट था, हाँ, सर कि आपने डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन 2h by लैम्डा कैसे लिख लिया था? वो हम लोगों ने किया हुआ था ना रिफ्लेक्टेड वाले का, याद है आपको? जब हाँ रिफ्लेक्ट होती थी, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइट आ रही थी, पी इनिशियल h by लैम्डा थी, राइट, और Yes. रिफ्लेक्टेड का h by लैम्डा होती थी। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, इजंट इट 2h by लैम्डा? सर तो उस केस में तो 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी तो हम नहीं, वो रिफ्लेक्शन 100% होने का मतलब है जो भी फोटोन आ रहा है वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू एनी वन फोटोन व्हिच इज रिफ्लेक्टेड। ओके सर। Okay, so for any one photon which is reflected will have the change of momentum is 2h by lambda, right? Yes sir. हाँ. And total number of photons which are reflected will be equal to r into total number of incident photons, right? Yes sir. Yeah, so ये तो होगा ही ना 2h by lambda, right? Are you okay with this? Yes sir. चलो, okay. Sir, तो एक्चुअली ना मैंने क्या किया था, P फाइनल को h by lambda into r लिखा एंड P इनिशियल को माइनस h by lambda। नहीं, वो r जो आएगा वो वहां नहीं आएगा, r आपका इधर आएगा, इस साइड में, यहाँ r की डेफिनेशन याद कीजिए। r क्या था? नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन अपन नंबर ऑफ टोटल इंसिडेंट फोटोन, राइट? यस सर। हाँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन क्या होगा? r into नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, राइट? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे r आएगा, इस जगह r नहीं आएगा, ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए, आई होप देयर इज नो डाउट। सो नेक्स्ट डे हम लोग मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, ओके। चलो, बाय बाय।